चारधाम यात्रा में उमड़ रहा है आस्थाओं का सैलाब। ये बड़ी खबर है आज की। और 50 दिन में 30 लाख पार पहुंची यात्रियों की संख्या। 10 मई को शुरू हुई थी चारधाम यात्रा। 30 जून तक दर्शन को पहुंचे थे करीब 30 लाख श्रद्धालु। सुगम सुरक्षित यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की कोशिशें जारी। तो सरकार की कोशिशें जारी हैं। 30 जून तक दर्शन को पहुंचे करीब 30 लाख श्रद्धालु। सुगम सुरक्षित यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की कोशिशें जारी हैं और इसी के तहत चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 50 दिन में 30 लाख पार पहुंच चुकी है यात्रियों की संख्या। 10 मई को शुरू हुई थी चारधाम यात्रा और अभी भी तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार की तरफ से पूरे मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं ताकि चारधाम यात्रा जो है निष्कंटक हो सके और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री अपने आराध्य भगवान के दर्शन कर सकें। इसको लेकर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, 30 लाख तीर्थयात्री अब तक पहुंच चुके हैं। ये आंकड़ा कितना पहुंचने के आसार हैं? क्या पिछले साल के रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार? जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि चारधाम यात्रा लगभग अपने चरम पर है और ऐसे में क्योंकि 10 मई को जब चारधाम यात्रा शुरू हुई थी और ऐसे में अब 50 दिन जो है चारधाम यात्रा को शुरू हुए हैं। लगातार 50 दिनों से जो है चारधाम यात्रा व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रही है। मानसून का उत्तराखंड में दस्तक दे दिया है। मानसून ने उत्तराखंड में यहाँ दस्तक दे दिया है और अभी तक 50 दिनों का जो आंकड़े की अगर हम बात करें तो 30 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है उत्तराखंड पहुँचे हैं और अपने आराध्य देव चाहे बद्री केदार हो, गंगोत्री यमुनोत्री के हो, दर्शन किए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो सरकार, प्रदेश सरकार लगातार इस बात को कह रही थी कि यात्रा लगभग पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और वो बात कहीं ना कहीं साबित हो रही है। क्योंकि अगर मैं पिछले साल के आंकड़ों की अगर मैं आपको रोहित बात करूँ तो ये जो 70 से 80 दिन में जो है 30 लाख यात्री उत्तराखंड पहुंचे थे, लेकिन इस बार मात्र 50 दिन में ही जो है 30 लाख यात्री पहुंचे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि प्रदेश सरकार की मानी जा सकती है। कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के प्रति लोगों का रुझान है, लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि चौमास जो है वो उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है, मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है और 4 महीने जो ये बारिश के होते हैं इसमें कितनी यात्रा जो है वो चलती है वो देखने वाली बात होगी। पर्यटन कितनी बड़ी संख्या में उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं क्योंकि अब चारधाम यात्रा इस समय थोड़ी गति जो है वो धीमी पड़ जाती है और फिर जब सितंबर एंडिंग होती है फिर यात्रा अपना पीक पकड़ना शुरू करती है। अब देखने वाली बात होगी ये बीच के दो महीने अगस्त, जुलाई, अगस्त, इनमें कितनी संख्या में जो है श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं और जो सरकार के दावे हैं कि यात्रा पुराने साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी वो कितने सफल हो पाते हैं। हिमांशु, चूँकि मानसून जो है उत्तराखंड में आ चुका है, दस्तक दे चुका है, ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो, दुर्घटना ना हो और कभी कभी लैंडस्लाइडिंग के जरिए भारी मलबा जो है यात्रा मार्गों पर आ जाता है। तो ऐसे में परिवहन विभाग को, दूसरा बीआरओ को, पीडब्ल्यूडी को, नेशनल हाईवे को, ये तमाम महत्वपूर्ण विभाग हैं, इनको क्या निर्देश सरकार ने दिए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि चारधाम यात्रा जो है वो तो उसमें अनेक प्राधिकरण हैं। चाहे मैं बात करूँ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हो या बीआरओ हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या स्टेट रोड ऑर्गेनाइजेशन हो, तमाम ऐसे संगठन जो हैं वो चारधाम यात्रा से जुड़े हुए हैं। पर्यटन विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग है, पेयजल निगम है, विद्युत निगम है, ऐसे तमाम विभाग जो हैं लगातार चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है मानसून आगमन से पूर्व भी जो है सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। चाहे मैं बात करूं गढ़वाल कमिश्नर रविशंकर पांडे की हो, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की हो, तमाम ऐसे जो आला अधिकारी हैं उनके साथ लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की थी और कहीं ना कहीं यात्रा को जो है सुगम बनाने के लिए, यात्रा में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसका जिम्मा खुद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाला है और उसको लेकर कई बरसात
में कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि आप चार धाम यात्रा रूट पर जब आप चलें तो श्रीनगर और धारी देवी के बीच जो सिरो बगड़ है वहाँ पर अमूमन लैंडस्लाइड की घटना होती है। अलकनंदा का जल स्तर जब बढ़ता है, पिंडर घाटी में से जब पिंडर नदी कर्णप्रयाग आती है और उसका जिस प्रकार से जल स्तर बढ़ता है वो एक चिंताजनक विषय है। और इस प्रकार की बाढ़ हो, भूस्खलन हो या लैंडस्लाइडिंग हो, ऐसी तमाम अप्रिय घटनाएं जो हैं उत्तराखंड में होने स्वाभाविक है, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, पर्वतीय प्रदेश है, कुछ कच्चे पहाड़ हैं और तमाम ऐसे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में इस समय चल रहे हैं, चाहे कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल मार्ग परियोजना हो, चार धाम परियोजना हो, PMGSY हो, तमाम परियोजनाएं चल रहे हैं, जिसके चलते पहाड़ों में जो है लगातार ड्रिलिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं इनसे पहाड़ दरकने का खतरा होता है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम आला अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार समन्वय विभागों के बीच बनाए जा रहे हैं और लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि पिछले मानसून से आप सबक लीजिए और इस मानसून में कुछ अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए लगातार अधिकारियों को निर्देशित करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग का जो जिम्मा है ऐसे मॉनसून सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हिमांशु, और ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई अगर घटना होती है तो उससे निपटने के लिए सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं आपदा प्रबंधन विभाग को? जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग की मैं बात करूं तो आपदा प्रबंधन विभाग जो है स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है और इस समय लगातार वो आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चाहे मैं बात करूं रुद्रप्रयाग में SDRF हो या ITBP के जवानों से समन्वय बैठाना हो, जोशीमठ में ITBP और SDRF के जवानों से समन्वय बिठाना हो, गोचर में NDRF के जवानों से समन्वय बिठाना हो और तमाम DDRF, NDRF और SDRF तमाम विभागों से जो समन्वय बिठाकर आपदा प्रबंधन विभाग काम कर रहा है और स्थानीय प्रशासन की मदद लगातार, चाहे स्थानीय पुलिस हो, चाहे राजस्व विभाग हो, तमाम ऐसे विभागों से जो है आपदा प्रबंधन विभाग लगातार समन्वय बिठा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार मॉनिटरिंग आपदा प्रबंधन विभाग की हो रही है, मॉक ड्रिल की बात करें, चाहे तैयारियों की बात करें, चाहे ट्रेनिंग की बात करें, तमाम ट्रेनिंग हो रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है नज़र बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं लगातार अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है और उसमें अगर लापरवाही बरती जाती है तो अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करने के निर्देश इस समय सरकार प्रशासन को दिए गए हैं और कहीं ना कहीं लगातार अधिकारी भी सजग मोड पर इस समय नजर आ रहे हैं। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर सहारनपुर से आ रही है। हाजी इकबाल का वीडियो आया है सामने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईओ के सामने पेश हुआ है। एक केस को लेकर मिर्ज़ापुर थाने के दरोगा ने दर्ज किया है बयान। हाजी इकबाल ने जेल में बंद बेटों को बताया है निर्दोष। UAE के अलबरसा शहर से की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो हाजी इकबाल ने जेल में बंद बेटों को निर्दोष बताया है। UAE के अलबरसा शहर से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है। योगेश आर्य हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। योगेश, क्या है पूरा मसला और बेटों को निर्दोष बता रहे हैं हाजी इकबाल? देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं कि पूर्व MLC हाजी इकबाल को लेकर आए दिन कोई ना कोई मामला चर्चाओं में रहता ही है। पिछले कुछ समय से पुलिस का भी एक ही जवाब है कि हाजी इकबाल फरार है, जो हाथ नहीं आ रहा है। लेकिन एक वीडियो जो सामने आया है उसमें हाजी इकबाल जो है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो है एक मामले में मिर्जापुर थाने के सब इंस्पेक्टर के सामने पेश हो रहा है और बकायदा सब इंस्पेक्टर से नाम, तारीख, दिन, स्थान, केस इत्यादि के बारे में जो पूछताछ की जा रही है उसके बारे में वो जानकारी देते नजर आ रहे हैं। इतना ही हाजी इकबाल वहाँ पर बता रहे हैं कि 4 अप्रैल 2024 से है, दोपहर का जो है समय 12:30 बजे का हुआ है और वहाँ पर वो सारी बातें वो बता रहे हैं। UAE देश के अलबरसा शहर में है। ये सारी जानकारी जो है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो उन्होंने पेशी की है उसमें जो है आज उन्होंने दी है। 6 मिनट का लगभग वीडियो बताया जा रहा है जो लोग उस पर वायरल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस लगातार कहती है कि हाजी इकबाल मोस्ट वांटेड है, उसको गिरफ्तार करने में समय लगेगा, उससे ये जानकारी नहीं है वो कहाँ पर है। लेकिन अब वीडियो आने के बाद सामने ये सवाल बड़ा उठ गया है कि अब जो है जब पुलिस को सब जानकारी है तो उसके बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को देखा जाए तो वीडियो में वे अपने आप को निर्दोष बताते नजर आ रहे हैं, सभी मुकदमों को राजनीति से प्रेरित बताते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बाहर है, उसके बावजूद ये मुकदमे उन पर दर्ज किए जा रहे हैं। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 आज से लागू हो गई है।
मऊ कोतवाली थाना में जनता को नए कानून को लेकर जागरूक किया गया। अपराध और धाराओं को लेकर आम जनता में लोगों को जागरूक किया गया। नए कानून को लेकर जनता में उत्साह देखा गया है। नए कानून का लोगों ने स्वागत किया है। आप जाएंगे, आपसे उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में जाएं आप, कम से कम 10-10 आदमी को मेरे तरफ से बताएं कि कानून कुछ बदला है, धाराएं बदली हैं, कुछ अच्छी या कुछ खराब जो धाराएं थी उसको मिक्सचर करके अच्छा मानव जीवन जीने के लिए कुछ अच्छा किताबों में या धाराओं को चेंज करके अच्छा व्यवस्थित किया गया है। तो उस व्यवस्थित को आप व्यवस्थित रूप से अपने उस लाभ के लिए जो किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया है उस लाभ के लिए प्रयास करिएगा, गलत इसका दुरुपयोग मत करिएगा। साहब ने हमने जो नए कानून आए हैं हम लोगों की अच्छे के लिए हमको कायदे से बताया, समझाया और हम लोगों को समझ में भी आया। और साहब के कहने पर हम लोग इस बात को लोगों को बताएंगे, समझाएंगे और ये भी कहेंगे कि क्रिमिनल ज़िंदगी से बचें। ये एक मुकदमा पूरा जीवन नष्ट कर देता है। साहब की बात। और विनय कुमार श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनय, भारतीय न्याय संहिता 2023 आज से लागू हो गया है। कानून में बदलाव हुए हैं। जो अंग्रेजों के ज़माने से कानून चल रहे थे उनमें बदलाव किया गया है। मऊ में जनता में कितना उत्साह है? पुलिस प्रशासन ने खुद जो है बीड़ा संभाला हुआ है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है जनता में? जी, आज भारतीय न्याय संहिता 2023 को जो आज 1 जुलाई है 2024 से नया लागू होने जा रहा है, इसको लेकर के कोतवाली थाना में जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को नई कानून के बारे में जानकारी देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए बुलाया गया था। और जनता में एक बड़ा अच्छा संदेश गया। उन्होंने कहा कि ये नया जो कानून आया है इसके लिए हम उसका स्वागत करते हैं। वहीं कोतवाल जो थे अनिल सिंह ने कहा, लोगों सबको सम्मिलित किया कि भारतीय न्याय संहिता जो 2023 है वो आज से लागू कर दी गई है। कई धाराओं को उन्होंने चेंज कर दिया है, जैसे 302 के है, 377 है, 376 है। इस तरह की धाराओं को उन्होंने चेंज किया है कि आप अगर जाते हैं अदालत में तो अगर आज की तारीख से कोई नया मुकदमा दर्ज होता है तो आप ये न समझिए कि 302 के मुकदमे को उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। तो आप ये न समझिएगा कि वो चीज जो है धाराएं जो लागू की गई हैं वो 302 के मुकदमे, हत्या के जो मुकदमे को नहीं लागू किया गया है। तो इसी को समझाने के लिए, इसी को जागरूक करने के लिए लोगों में बुलाया गया था और जागरूक किया गया। लोगों में बड़ा उत्साह दिखा। वहीं इसने कहा कि एक मुकदमा जिंदगी को तबाह कर देता है, यानी अगर एक मुकदमा आपके ऊपर आ गया है तो पूरी आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उससे जो भी सिस्टम है, जो भी नए जो भी आपको जो सरकार की ओर से जो सुविधा मिलेंगी आपको वो नहीं मिलेंगे। जैसे जी सर। ठीक है विनय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मानसून की पहली बारिश ही श्रावस्ती के लिए मुसीबत बनकर सामने आई है। मूसलाधार बारिश से राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। नेपाल के कुसुम बैराज से छोड़े गए पानी से श्रावस्ती में बाढ़ जैसे हालत पैदा हो गए हैं, जिससे मल्हीपुर इलाके के कई गांव में राप्ती नदी का पानी भर गया है, जिससे एक बार फिर से राप्ती से सटे गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं कटान को रोकने के लिए सिंचाई विभाग का बनाया गया जो तटबंध है वो भी, ड्रेनेज भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। और इस बढ़े हुए जल स्तर से जनजीवन को भी खतरा नज़र आ रहा है। और अंधरपुरवा के पास बना नवनिर्मित ड्रेनेज भी राप्ती में समाहित हो गया है। बड़ी परेशानी, गल्ला का नुकसान हो जाता है, फसल के नुकसान कुल हो जाता है, घर में पानी घुस जाता है। वहाँ बांधत रहे दोसर गबियल खोद के पानी गिरावत है, मतलब वहाँ गबियल काट दी और वहाँ का टूप नहीं नहा, टूप कावत है आधा टूप वहाँ नहीं, टूप के बगल से फिर पानी आवेला, पूरा टूप छोड़ नहीं पाई। तो दिक्कत बहुत है भैया, यहाँ बाढ़ आवते, बांध वाले आवत है, बारू भर के बहाई दीन और बांध कटत है, बस गांव पर तेरसा धान कुल बहेगा, भूखन मर गया, आदमी सब मोल ले लिया खाए। दूसर बात, अब आज बाढ़ आया और तनिक बाढ़ जाए, बियाड़ तेते बोए पट जाए, वही दाना गैर मर जाए। यहाँ कोई ना सुनवाई है, खाली रुपये कमाए चले जाए, यहाँ कोई मजबूती।
और अतुल पांडे हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, श्रावस्ती का जलस्तर बढ़ गया है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं आसपास के गांव में? बिल्कुल बता दें, देर शाम कल राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद जो राप्ती से सटे हुए गांव थे वहां जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। 2-3 स्थान पर जो बांध का निर्माण हो रहा था वो भी निर्माण कट गया, जिसके बाद लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ी। बहरहाल डीएम, एसडीएम और जिले से संबंधित जो अधिकारी थे उन्होंने मौके का मुआयना किया है और लगातार जो स्थिति है उस पर वो नजर बनाए हुए है। गांव के लोगों का कहना ये है कि बहुत ज्यादा परेशानी होती है, हर वर्ष बांध बनता है और वो कट जाता है, जिसके बाद लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। जी, तो लोगों की जो फसली ज़मीन है जिनमें फसल पैदावार होती है उसको भी नुकसान पहुंचा है क्या? बहरहाल अभी जो राप्ती का जलस्तर था, जो क्योंकि 2 दिन में राप्ती का पानी निकल जाता है तो अभी फसलों को का तो नुकसान नहीं होगा विशेष, लेकिन जब राप्ती में कटान शुरू होगी तो फसलों का नुकसान होगा। और अगर फिर से दोबारा अगर नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो राप्ती से सटे हुए जो गांव हैं और वहां के जो फसलें हैं वो तबाह हो जाएंगी, फिर लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। फिलहाल सिंचाई विभाग और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो मानसून की शुरुआत है? हाँ जी, हमने बात किया डीएम से, तो डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि हम लोग यथास्थिति जो मदद है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अभी इतनी कोई विशेष बाढ़ नहीं आई हुई है, पर मानसून की पहली बारिश है, नेपाल में काफी ज्यादा बारिश हो गया, फिर उसके बाद वहां से कुसुम बैराज से पानी छोड़ा गया है और अभी खतरे के निशान से राप्ती नदी थोड़ा ऊपर है, तो लोग थोड़ा बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यथासंभव जो ग्रामीणों को मदद है वो हम पहुंचाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी में पहली बारिश ने नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। यहाँ जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बारिश का पानी कई सरकारी आवासों में भी घुस गया है। वहीं मैनपुरी जिला पुलिस अधीक्षक के आवास में भी पानी भर गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और राजमोहन सिंह हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजमोहन, मैनपुरी में भी बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, सरकारी आवास में पानी घुस जा रहा है, क्या ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था ठीक नहीं है मैनपुरी में? जैसे कि हम आपको बता दें कि पहली बारिश मैनपुरी में पहली मानसून की पहली बारिश हुई है। पहली बारिश को होते ही नगर पालिका की पोल खोल के रख दी है। वहीं आप देखते हैं कि पुलिस अधीक्षक के आवास में पानी चला गया, बाकी पुलिस चौकियों में काफी में भर गया। लेकिन नगर पालिका की कभी आंखें, हर साल का यही नियम है कि नगर पालिका जब मानसून आता है उससे 1-2-10 दिन पहले ही सफाई, नाला सफाई अभियान चालू कराती है, लेकिन वो सफाई के नाम पे बिल्कुल खोखली नजर आती है। यानी कि राजमोहन, तो नगर पालिका हो या नगर निगम हो, सब शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आता है। शहरी विकास मंत्री क्या कर रहे हैं और क्यों ऐसी स्थिति होती है कि जब बरसात एकदम चरम पे होती है, एकदम दहलीज पे खड़ी होती है, तो ऐसे में इस प्रकार की स्थितियां आती हैं? क्या नगर पालिका काम नहीं करती? वहाँ के एम्प्लॉय, यहाँ के जो अधिकारी हैं, काम नहीं करते? जी, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि नॉर्मली के तरीके से वो तो लगाते ठेका टेंडर वाइज दे देते हैं, और वो जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। कहीं पे जगह जगह पे कीचड़ का इकट्ठा कर देना, वो भी वापस बह के नालियों में चला जाता है। वह उसी से नाला जब बंद हो जाते हैं, बरसात आती है, तो उसमें पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। जी ठीक है राजमोहन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। फिरोजाबाद में बिजली विभाग में तैनात संविदा कर्मियों ने मशाल जुलूस निकाला, जिसके जरिए उन्होंने सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग की है। इस दौरान यूपी पावर कॉरपोरेशन संविदा कर्मचारी यूनियन के बैनर तले सभी कर्मचारी इकट्ठा हुए और जैन मंदिर से गांधी पार्क तक जुलूस निकाला। कर्मचारियों की मांग थी, जब रिटायर फौजी को उसी काम के 25,000 दिए जाते हैं तो उन्हें क्यों नहीं दिए जाते। आज ये मशाल जुलूस निकाला जा रहा है हमारे 75 जिलों में। ये हमारे सामान्य कार्य का सामान्य वेतन और ठेकेदारी प्रथा बंद करने के लिए, और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष
देवेंद्र कुमार पांडे और हमारे दक्षिणांचल अध्यक्ष गणेश तोमर जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। अगर इस पर अगर माननीय ये उत्तर प्रदेश सरकार ने वो नहीं किया तो हमारा लखनऊ में जाके शक्ति भवन में धरना है, कार्य बहिष्कार रहेगा। ये मिसाल जुलूस हमारे प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे जी मालौल के नेतृत्व में निकाला जा रहा है आदेश अनुसार, और दक्षिणांचल गणेश तोमर के आदेश अनुसार। ये हमारा आज 75 जिलों में उत्तर प्रदेश में मिसाल जुलूस का प्रोग्राम है, कैंडल मार्च का, जो कि हमारे लोगों की मजबूरियाँ हैं। हम लोगों को वेतन 8-9-10 हज़ार रुपये दिया जाता है, जबकि काम हम सामान्य वेतन का करते हैं, लेकिन वो हम सामान्य वेतन नहीं मिल पा रहा है। और जो रिटायर फौजी हैं उनका वेतन 24,000 है। उसी कार्य को हमारे बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी कर रहे हैं 800 के माध्यम से, इनका वेतन 11,000 है। 2 तरह का व्यवहार किया जा रहा है। उतना ही वेतन हमारे कर्मचारियों को दिया जाए जितना फौजियों को दिया जाता है। कार्य वो भी उसी कार्य को कर रहे हैं, हमारे संविदा भाई भी कार्य